देखो पहला में क्वेश्चन है, देखो एक्स का सॉल्यूशन डाल दें। क्लास 9, ठीक है। और ये फिजिक्स का कौन सा चैप्टर था तुम लोग को? वर्क एंड एनर्जी ना। तो वर्क एनर्जी का हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन लगाते हैं। ओके, तो आज हम लोग ये एस्टेरोमा का क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी का सॉल्यूशन लगाने वाले हैं ना। तो आप लोग भी देखिए एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसिंग इट ऑन अ 1 मीटर हाइट टेबल। तो सीधी बात है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये नीचे से 20 kg का वजन उठाया, मान लीजिए स्टोन है 20 kg का, ठीक है, 20 kg का है, इसको उठा के इस पे रखा और ये 1 मीटर का है। तो आपको सीधे पता है उठा के यहाँ रखने में कौन सा काम किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया आदमी। तो हाइट 1 मीटर हुआ, मास 20 kg, और यहाँ पे जी कितना लेना है 9.8 या 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्स आपकी मर्जी। कुछ कहा इसमें लेने के लिए जी को, ठीक है, तो जी को हम 10 ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे ले जाने में क्या होगा, वर्क mgh, तो दैट इज वर्क इक्वल टू mgh। तो m कितना हो गया 20 g 10 h1, इट मीन्स आपको ये आएगा, तुम आपको 200 जूल या 190, आप 9.8 दीजिए जी को तो 198 आएगा ना, तो अप्रोक्स वही आएगा है ना, 196 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 9.8 ले यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से बनेगा, ठीक है। सवाल पहला सवाल आपको समझ में आ गया, ओके। अब दूसरा देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा लेते हूँ, ठीक ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में क्या है, सवाल आपको दिया हुआ, a 2 kg body is sliding up an inclined plane of inclination of 30 डिग्री। एक 2 kg का बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन आपको समझते हैं क्या होता है, इस इंक्लाइन प्लेन पे आप गिर रहा है ना, नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, ठीक है, स्लाइडिंग अप। अच्छा, इसमें स्लाइडिंग अप हो रहा है ना, 2 kg बॉडी इज स्लाइडिंग अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। इस पे ये ना 2 kg का बॉडी ऊपर की ओर चल रहा है ना, ऐसा ऊपर चल रहा है। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूविंग बॉडी थ्रू 1 मीटर। अच्छा करो, ये बॉडी 1 मीटर गया होगा, मान लीजिए 1 मीटर गया यहाँ तक, ठीक है, तो कितना काम करा होगा ये बॉडी। तो आपको ये बात पता है ग्रेविटी किधर लगाता है, वर्क मतलब अपना ग्रेविटी किधर लगता है, इधर नीचे, इधर लग रहा है। मास इसका कितना है 2 kg, 2 kg मास है, तो मास इसका दे रखा है। आप लोग ये बात पता है, क्या बताए थे, फोर्स होता है क्या, अजी वर्क होता है F डैश cos थीटा, F cos थीटा, तो F डॉट F cos थीटा। और हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगल जो होगा ना ये F और S के बीच का होगा, ठीक है, ओके। तो ये 30 डिग्री बताइए, तो ये कितना 60 हो जाएगा, सीधी बात, ये 90 है, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। और ये नीचे कितना लग रहा है फोर्स, जी 10 लग रहा है, कह सकते हैं mg लग रहा है इधर नीचे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, mg नीचे हो रहा है इधर, है ना। तो वो तो दूर की बात है। सबसे पहले आपके पास 2-3 चीजें और भी समझ लीजिए कि हमको अगर लेना है तो ये डिस्प्लेसमेंट लेना होगा सबसे पहले, हाँ, क्यों हमको लेना ये डिस्प्लेसमेंट समझाते हैं। अब ये तो ऐसे डायरेक्ट लगा लीजिए mgh है ना, दोनों के बीच का एंगल 60, उस तरफ से निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझिए क्या करना हमको, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन में, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूविंग द बॉडी फॉर 1 मीटर। अच्छा, ग्रेविटी के फोर्स से कितना काम हुआ, ग्रेविटी का फोर्स से पूछा गया। तो ग्रेविटी यानी कि हम तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, पॉजिटिव वर्क, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क काम करते हैं ना मेरे ऊपर, तो हम इसको खींच के ऊपर लेके जाना चाहेंगे, तो सीधे यहाँ से इसको हम लेके इधर जाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, इसको इधर लेके जाना चाह रहे हैं,
और ग्रेविटी किधर खींचना चाह रहा है इसको, नीचे की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये बताइए। एंगल कितना, ये एंगल बता सकते आप लोग कितना होगा? 120। कैसे? 60 हो जाएगा। सोचिए, देखिए ये आपको ऐसे कह लीजिए, ये ऐसे हुआ ना, ये ऐसे हुआ, ये एंगल बताइए कितना होगा? 121। ठीक है, तो ये 120 हो गया। तो आपको तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया अभी भी कि एंगल तो 120 हो गया, कैसे निकाले आप? तो 120 लेके आपको नहीं चलना है ना। अगर 120 वैल्यू आपको पता है तब निकाल सकते हैं कि इधर होगा आपको डिस्प्लेसमेंट, इधर होगा फोर्स, लगा लीजिए mg इंटू फोर्स 120 की वैल्यू आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरा मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे देख के बताते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये वैल्यू निकाल लें। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू भी निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमको पता भी है इस डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, mg लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसी बॉडी को हम उठाएंगे तो mg इधर लगेगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल ले तो पता चल जाएगा। तो ये निकालने के लिए इसका नाम रख दीजिए ABC। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बताइए आप, ABC के लिए हमको निकालना है BC, ये पता है निकालना हमको BC। तो आप निकाल सकते हैं क्या साइन थीटा लगा के? आप लोग को पता है साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा क्या होगा? साइन 30 इक्वल टू P बैच, मतलब ये BC अपन 1, साइन 30 कितना? 1/2। हाँ 1/2 इक्वल टू BC अपन 1, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, BC कितना है आपको बताइए? 1/2। तो ये डिस्टेंस यहाँ से 1/2 मीटर हुआ है ना, बात समझिए, ये वहां से 1/2 मीटर। अब देखिए फोर्स भी इधर ही है और जी भी इधर ही है ना, मतलब बॉडी इधर चल रहा है, mg इधर लग रहा है, तो वर्क क्वांटिटी हो गया एंगल। तो आपको निकाल लीजिए mg, तो ये हो गया आपको कितना? वर्क इक्वल टू mgh, mg इंटू h कितना? 1/2। तो मास कितना? 2 kg है। जी का वैल्यू आप 9.8 रखना चाहे तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1/2। ये निगेटिव होगा काम, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg नीचे, दोनों का अपोजिट एक्शन, तो कट जाएगा ये, मतलब माइनस का 9.8 जूल, ये आंसर आएगा, वर्क होगा। ठीक है, नहीं है कितना आंसर? कॉस क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? कॉस थीटा क्या होता है बताओ तुम लोग? कॉस 30 क्या होगा? B बैच, याद है सबको? ये तो P हो गया, ये B होगा, सॉरी ये B होगा, AB। H कितना? 1। कॉस 30 कितना? √3/2 गोल इक्वल टू AB। AB का वैल्यू आ गया तुमको √3/2 AB की वैल्यू। लेकिन हमको अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पाइथागोरस लगाओ, आता लगाने पाइथागोरस। तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर होगा, इसको भी हटा दो, भूल जाओ। तो BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू होगा ये AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर √3/2 मतलब कितना? 3/4, 1/4। तो BC स्क्वायर आ गया तुम्हारा 1/4, तो BC कितना? 1/2। तो लो अभी भी तो वही आ रहा है, 1/2 मीटर आ रही है। अब बताओ तुम कि सर हम ये डिस्टेंस क्यों निकालें? तो ये डिस्टेंस इसलिए निकालें कि तुमको यही बात पता है, समझ रहे हो बात? तुमको पता यही चीज है ना, और डिस्टेंस इधर ही है, बात समझ रहे हो ना? अच्छा, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम अगर सर उल्टा निकाले तो, अब फिर ऐसे भी तुम निकाल सकते, तुम ये मेथड समझ में आया सबको? चलो तीसरा ट्राई करते हैं, समझो बात को। मान लो इतना तुम लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। तो ये बात तो तुम लोग पता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या इंटू कॉस थीटा, एफ एफ कॉस थीटा। वर्क निकालने के लिए हमको होता है एफ एफ कॉस थीटा, और एंगल दोनों चाहिए एफ एस के बीच का। तो हम क्या बोले कि ये एंगल अगर 120 है, 60 है, 60 है ना। तो हम बात करते हैं ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का और ये एंगल। तो ये अगर एंगल पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको मान लेते नेगेटिव होगा, बात समझो। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना? 60 डिग्री। तो हम लगा लेते एफ एफ कॉस थीटा
एफ कितना है, फोर्स, नीचे mg, बोलो mg, एस कितना, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 1 मीटर इंटू कॉस थीटा, cos 60। अब ये नेगेटिव में क्यों करेंगे हम, क्योंकि उल्टा था, ये एंगल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हम हमेशा एंगल कैसे नापते हैं, दो वेक्टर का एंगल दिखा ऐसे नापते हैं, ये और ये, इनके बीच एंगल नापते हैं ऐसा। हम क्या बोलते हैं, हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो, प्लस में तो बाद की बात है, हम एंगल कहाँ देखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, फोर्स ये, डिस्प्लेसमेंट ये, इनके बीच का एंगल 60। तो mg का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 2, g का 9.8 इंटू cos 60 कितना 1/2, तो लो तब भी वही आंसर गूगल में। और चौथा मेथड भी देखोगे कि ठीक इतना था, ठीक है ना, ओके। देखिए आप लोगों को एक बात बता दें फिर से कि आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना ये चीज, तो आप लोग एक बार कंसेप्ट वीडियो डाला हुआ है वर्क एनर्जी का, नवनीत प्रेम या सेट पॉइंट सर्च मार यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत करते हैं कि सर आप पता नहीं आप लोग कर दिए ना, मतलब आप लोग कमेंट इतना आता है ना कि हम रिप्लाई भी नहीं दे पाते क्योंकि बिजी होने की वजह से, ठीक है। तो आप लोग पूरा कंसेप्ट देख लीजिए हम जो पढ़ा है, उसके बाद आप लोग है ना सॉल्यूशन देखिए, फिर अगर नहीं समझ पाओगे तब बताइए, है ना, तो ये आप लोग के बेनिफिट होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड है ना, थर्ड में बात करेंगे यहाँ पे कि a force of 12 Newton does a work of 12 joule on a body when the body is displaced for 2 meter, at what angle the displacement does the force act। सीधी बात है कि देखो हम क्या क्या गिवन है, फोर्स दे रखा 12 न्यूटन है, उसके बाद वर्क दे रखा है 12 जूल हुआ है, और हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर हुआ है। तो सिंपल से हमको पूछा गया थीटा, ठीक है। तो फोर्स हो गया मेरे पास, वर्क हो गया 12 जूल, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। आपको पता थीटा क्या होता है, एफ कोस थीटा इक्वल टू वर्क, निकालिए एफ कितना 12, एफ कितना 2, कॉस थीटा पता नहीं, वर्क 12 कैंसिल, कॉस थीटा 1/2, थीटा 60 आंसर, ठीक है। यहाँ तक आगे क्वेश्चन बढ़े, चलो ठीक है। चौथा सवाल देखो पढ़ रहे हैं, सवाल को ध्यान सुनो। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी व्हिच हैज 5 जूल काइनेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग अ स्पेस 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बॉडी है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना 5 जूल है, और इसका स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। हमको निकाला क्या मास, सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू 5, 1/2 टाइम मास तो पता नहीं, लेकिन v पता है हमको 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कटेगा मास कितना, हाँ ये kg आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। 6 में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5, अच्छा 5th होगा। Calculate the speed of a body mass 200 ग्राम having a kinetic energy 10 जूल। अब मास दे रखा कितना 200 जूल, इसको केजी बनाओ 0.2 केजी, 1000 से भाग दे दो, 1000 से डिवाइड कर दो, सबको आता नहीं बात, ठीक। उसके बाद इसका दे रखा काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, तो K इक्वल टू 10 जूल मतलब क्या हुआ, हाफ mv स्क्वायर 10, ठीक है। आप लोगों को ये चीज नहीं पता ना, इसका डेरिवेशन भी करके रखे हैं ना, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं ना यूट्यूब पे। 1/2 मास तो पता नहीं है ना 0.2, बी स्क्वायर नहीं पता है, तो कटेगा ये नीचे में आएगा 10, तो इसको कैंसिल 100 आ जाएगा ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना 10 टाइम 10 जा 100, वी इक्वल टू 10, तो प्लस में 10 आएगा। वैसे हमको माइनस तो चाहिए नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो मतलब आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी इस स्पीड से चल रहा है ना, दिस इज द आंसर। मिटा दे इसको, उधर का है, अच्छा है वहां पे।
अच्छा 6 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। 6 की बात करें तो a body of mass 25 ग्राम has a momentum 0.4 kg मीटर पर सेकेंड, find its kinetic energy। एक बॉडी के पास मास है 25 ग्राम, मतलब 25/1000 kg। कह सकते हैं इसको, वो काट लीजिए 40 0.025 मतलब 1/40 kg है ना, ये हो गया मास। और दूसरी बात क्या है इसमें कि 0.40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसका क्या है मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है 0. क्या 6 का है ना सवाल, 0.40 के पर सेकेंड। दिस इज मोमेंटम, फाइंड किनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपके पास 2-3 मेथड है निकालने के। मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल लीजिए, या फिर आपको रिलेशन के का याद है, के मोमेंटम क्या चलता है, क्या था √2 टाइम क्या था, क्या 2m क्या था भूल गया, क्या p²/2m। सही है। तो p² की बात करें तो p² कितना, मोमेंटम स्क्वायर 0.40 इंटू 0.40 2m मतलब क्या, नीचे में आएगा 2, m मतलब 40 ऊपर कर दो, बात समझा। तो 2/40 होता ना, तो ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा तुम्हारा, एक ही बात हुआ 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 4 कितना हो जाएगा 16 2 32 32/10 3.2 जूल। दैट इज आंसर। या तो देखिए ये भी सही है, अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप इससे वेलोसिटी निकालिए। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी दे रखा है आपको, मोमेंटम कितना दे रखा है, मास पता है, वेलोसिटी निकाल लीजिए। फिर वेलोसिटी अगर निकल गया आपके पास तो के का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv² ये लगा लीजिए। आंसर सही है, ओके। तो ये आप लोग निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, The mass of a ball A is double the mass of another ball B। ठीक, A का जो मास है और B का जो मास है, A का जो मास है क्या है, डबल है, B है ना, तो B का अगर हम M माने तो इसका हम हो गया 2m। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक। फिर आगे क्या कहा है वो भी देख लेते हैं 7 में। The ball A moves the half of the speed of that ball B। अच्छा, A जो मूव कर रहा है ना, ये हाफ स्पीड में मूव कर रहा है B से, तो इसका वेलोसिटी अगर मान ले V, तो ये हो गया 2b, ऐसा है ना। बॉल A मूव हाफ ऑफ स्पीड दैट बॉल B, मतलब A जो मूव कर रहा है हाफ स्पीड से B से, B के हाफ से, ये 2b तो ये B। ठीक है, बाकी क्या कहा है इसमें, किनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो के ऑफ A अपन के ऑफ B निकाल लेते हैं। तो के ऑफ हाफ mv², m कितना 2m b², नीचे वाला का हाफ m b², 2b का मतलब 2b का होल स्क्वायर 4b, सारे कैंसिल हो रहे हैं, m से m कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो ये 1/2 तो 1/2। तो के ऑफ A अपन के ऑफ B इक्वल टू 1/2। आंसर। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, यहां तक समझ में आया सबको, ओके ओके। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए हम लोग देखते हैं। 8 में क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg लिफ्टेड अप थ्रू 2 मीटर। अच्छा देखिए 2 kg के ब्लॉक को है ना, इसको उठा गया कितना 2 मीटर, तो सीधे बात है कि यहां से यहां गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है पता होगा आपको, mgh। तो पी का फॉर्मूला सीधे आप देखिए क्या होता है, mgh। m हो गया आपको 2 kg
जी का वैल्यू आपको कितना 9.8 रख लीजिए, एच कितना 2, तो ये आपको 40 जूल आंसर होगा। अब 9.8 लीजिएगा तो थोड़ा सा कम है ना, मतलब 39.2 के अप्रोक्स आएगा, तो ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 में क्या क्वेश्चन दे रखा है, A ball of mass 0.5 kg is dropped from the height। एक बॉल है 0.5 kg का, ठीक है, इसको किसी हाइट से गिराया गया, ठीक है, मान लीजिए यहां से गिराया गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या दे रखा है। फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड आफ्टर द बॉल इज ड्रॉप्ड। ओके, तो हमको क्या पूछा गया कि फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट, इसके वेट के द्वारा कितना काम होगा लास्ट 1 सेकेंड में, है ना, लास्ट 1 सेकेंड में। ठीक है, तो अच्छा एक बात समझिए, 0.5 kg का ये बॉल है, ठीक है, और इसको नीचे फेंका गया। फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट, इसके वेट के द्वारा कितना वर्क होगा, ठीक है, इन 1 सेकेंड आफ्टर द बॉल ड्रॉप्ड। तो 1 सेकेंड की बात करें, है ना, बॉल ड्रॉप करने के बाद, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूर आया होगा, ये हमको देख लेते हैं। वेट तो इसका mg लगेगा, सीधे बात आप समझ लीजिए, वेट कितना होगा mg, फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg, ये आपको पता होगा 0.5 इंटू 10 मतलब 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर हो गया। ओके, तो 1 सेकेंड में बॉल कितना आएगा यहां से यहां, ये आपको देखना है। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए 1 सेकेंड कितना ही चलेगा, यहां से यहां निकाल सकते कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा बॉडी। 1 सेकेंड में कितना मूव किया, यहाँ वेलोसिटी 0 है, या इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, यहाँ कुछ ना कुछ होगा, और जी आपको पता है कितना 10 ले लीजिए। एस इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऐसा होगा, नीचे चलता है बॉडी, है ना, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि u 0 है, हाफ जी कितना 10 p स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब कितना, काट दीजिए 5, तो आपको एफ हो गया 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। तो फोर्स क्या होता है, वर्क डन कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 5 और ये 5 मतलब 25 जूल, ये आंसर आएगा। अब 9.8 लीजिएगा तो थोड़ा सा कम आएगा ना, तो ये आंसर आएगा। सबका बना थी चीज, तो आप चाहे तो यहाँ पे 9.4 रखे, है ना, आप चाहे तो यहाँ पे 9.4 रखे, है ना, या फिर ये रखे, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आने वाला है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा 1-2 का, है ना आंसर। क्लियर ये बात? ओके, तो 10 में देखिए सवाल क्या दे रखा है। ठीक है, 10 के सवाल को हम बनाते हैं। A ball of mass 1 kg is dropped from the height of 5 मीटर। अब ये बता रहा है, एक बॉल है, इसको फेंका गया नीचे, किस हाइट से, 5 मीटर से, 1 kg का है, और ये 5 मीटर का यहां से यहां फेंका गया मान लीजिए, और इसका मास हो गया बॉल का 1 kg। क्या तक क्लियर बात, ये बॉल का मास है 1 kg, है ना, और ये 5 मीटर का हाइट है, यहां से यहां इसको फेंका गया मान लीजिए। ठीक है, अब क्या पूछा गया हमको क्वेश्चन में, वो देखते हैं। फाइंड द कैरिंग एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, और दूसरा है व्हाट इज स्पीड ऑफ दिस इंस्टेंट। अब सीधे बात हम कह सकते हैं कि इसका कैरिंग एनर्जी क्या होगा। कैरिंग एनर्जी मतलब क्या, जस्ट यहाँ पे पहुंचने से पहले कैरिंग एनर्जी क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है के जस्ट रीचेज टू ग्राउंड, दूसरा बात पूछा गया v। आपको एक बात पता होगा क्या, कि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है बॉल का स्टार्टिंग में, P प्लस के mgh है, निकाल सकते हैं, तो के तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है तो के 0, यहाँ पे P कितना mgh, और फिर m कितना 1, g कितना 10 और h कितना 5, 50 जूल आएगा ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया 50 जूल, क्या किसी को डाउट।
अब ये बताओ यहाँ पे जो एनर्जी होगा वही तो यहाँ होगा, क्योंकि हम बताते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी यहाँ वही एनर्जी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा 50 जूल ही होगा, तो यहाँ भी क्या होगा एनर्जी, टोटल एनर्जी जस्ट बिफोर रीचेस द ग्राउंड, यहाँ के ही होगा, P 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दैट इज 50 जूल। तो यहाँ भी क्या होगा 50 जूल होगा। अब पूछा क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के ई, पी तो 0 हो जाएगा, यहाँ हाइट यहाँ पे 0 है तो ये 0, तो के ई अगर 0 हो रहा है तो इसका हाफ एम बी स्क्वायर भी 0 होगा, सॉरी के ई अगर 0 नहीं P 0 है, के ई अगर 50 है तो हाफ एम बी स्क्वायर भी 50 होगा यहाँ पे, तो 1/2 m कितना है यहाँ पे 1 kg है, बी स्क्वायर नहीं पता 50, तो बी स्क्वायर कितना 100, बी कितना √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो बॉडी है यहाँ पे जस्ट रीच जो करेगा ना 10 मीटर पर सेकेंड से ये इसको हिट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल काइनेटिक से फॉर्मूला से। अगर तुम चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या लगाना फॉर्मूला देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल हमको पता चला क्या था, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं जो भी हो हम देख लेंगे, डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तुम ये भी लगा लो तब भी आएगा तुम्हारा, तो v स्क्वायर u तो 0, a कितना 10, s कितना 5, तो v स्क्वायर कितना 100, v कितना 10, तो तुम इससे भी निकाल सकते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी, तुम जिसे नहीं हो, लेकिन हमको कहा गया था इस मेथड से निकालना, क्योंकि हम वर्क एनर्जी पढ़ रहे हैं तो इससे हम इस मेथड से भी निकाल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो मेथड सही है, बातें समझ में, ओके। तो लोग कहा समझ, ठीक। 11 में क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 11 में, a block is thrown upward with a kinetic energy 1 joule, if it goes at maximum height 1 meter, find the mass of the block, ठीक। देखो एक ब्लॉक को फेंका गया यहां से यहां, इसका जो डिस्टेंस है ना 1 मीटर है, तो यहां पे जाकर रुक गया, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना था 1 जूल से फेंका गया इसको, तो पूछा कि यहाँ पे v कितना होगा, मतलब यहाँ पे मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा ये पूछा गया। तो सिंपल सी बात है कि देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ब्लॉक को फेंका गया, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल था और ये मैक्सिमम हाइट तक गया 1 मीटर, मास ऑफ द ब्लॉक क्या होना चाहिए। तो एक बात समझो, यहाँ पे यहाँ कुछ v होगा, लेकिन यहाँ पे v हो गया 0, तो ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा बॉडी को, जिसको फेंका गया जिससे, तो ये 0 नहीं होगा और v यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। g के बारे में हम क्या लेते हैं, ज्यादा नहीं 10 ले लेते हैं, तो आंसर मैच कराना है, g को 9.8 ले लो, सारा आंसर मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन इजी करना है तो g को 10 रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब बात करेंगे हम के इक्वल टू यहाँ पे 1 जूल है, ठीक है। इतना एनर्जी से फेंका गया, अच्छी बताओ इस एनर्जी से जो फेंका गया यहाँ तक गया, तो यहाँ पे इसका जो एनर्जी आया होगा वो कितना आया होगा, यहाँ भी वो एनर्जी वही देगा 1 जूल ही देगा, एक्स्ट्रा एनर्जी तो मिला नहीं, तो क्या करें हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू लगा दो 1 जूल, लेकिन हमको v भी तो नहीं पता है, तो पहले v निकाल लेते हैं, यहाँ तक में कितना वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा, ओके। तो g10 ना ये यहाँ पे, तो निकालते हैं v स्क्वायर क्या था, तो यहाँ नीचे लगा लेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है और g नीचे खींच रहा है इसको, तो उल्टा हो रहा है, तो b हो गया 0, 0 के स्क्वायर u स्क्वायर 2 इंटू a कितना नहीं 10 ले लो, s कितना 1, ओके। तो u स्क्वायर कितना, इधर आएगा तो u माइनस में और माइनस 20, माइनस माइनस कर गया, u कितना √20, कितना था √20, 2√5, कैसे आया ये सबको पता है ना, 20 करो 4 इंटू 5 में, 4 का √2 आएगा और √5 आया है ना, 4√5, u तो आ गया 2√5 है ना, ओके। अब इसका निकाल हाफ एम बी स्क्वायर, सो हाफ एम बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब 20 है ना,
इसका स्क्वायर करोगे 20 आएगा, क्योंकि देखो ये स्क्वायर 20 था तो इसका रूट करके लाए तो ये स्क्वायर 20 होगा, इक्वल टू 1 आएगा ना। ओके, तो ये 10 कर गया, तो m इक्वल टू कितना 1/10, 1/10 कितना होता है, कितना केजी हुआ, इसको ग्राम में बदल दो, 1/10 इंटू 1000, हाँ तो ये 100 ग्राम, ये आंसर बनने वाला है। फिर तो वही बात, अगर g का वैल्यू 10 नहीं दिया होगा तो आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, तो क्या आंसर, हाँ वो भी बेहतर सही है, वो भी बेहतर लगा सकते हैं, mgs लगा के भी बना सकते हैं, वो देखो सिंपल सी बात है, तो तब तो और आसान से बन जाएगा, mgs इक्वल टू कितना 1, m का वैल्यू कितना, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू यहाँ तो एनर्जी वही एनर्जी यहाँ भी होगा, तो m का वैल्यू पता करना है, g का वैल्यू 10 ले लो, h कितना 1, तो m कितना हो जाएगा 1/10, तो 1/10 kg अभी आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो डिपेंड करता कौन कौन आइडिया तुम्हारे मन में आ रहा है वो तुम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही होंगे ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होना चाहिए। और भी इसके मेथड है, जरूरी नहीं कितना ही मेथड, और भी मेथड है निकालने की, निकाल सकते हो तुम। तो ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर 11th का, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए 12th में क्या है बेटा इसको, ठीक। तो 12 में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको हम समझते हैं। ओके, तो 12 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अ साइकिल टुगेदर विथ इट्स राइडर वेट 100 kg, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सीट इट मूव 3 मीटर पर सेकेंड। सीधी बात है कि एक साइकिल है, ठीक है, और उस पर एक बैठा हुआ आदमी जो है, दोनों मिला के साइकिल प्लस मैन दोनों का जो वेट है कितना है 100 kg, ठीक है। ओके, क्या पूछा गया है कि इसको, ओके, तो हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेट इट मूव 3 मीटर पर सेकेंड, वर्क कितना होगा इसको अगर मूव कराया जाए 3 मीटर पर सेकेंड से, तो सीधे बात पता है वर्क इक्वल टू हाफ एम बी इसको लगाते हैं ना, तो वर्क इक्वल टू होगा इसमें हाफ एम बी स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, हाफ एम बी स्क्वायर, ये कटेगा 50 और ये 45 जूल। फिर वही बात है, अगर ये सॉरी इसमें तो ये है ना 9 का, तो कोई बात नहीं, आंसर इसका परफेक्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें जी तो लिया ही नहीं गया कहीं पे ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा 450 जूल। चलते हैं फिर 12 के बाद 13 क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा दे। 13 देखिए क्वेश्चन क्या रखा है 13 में कि अ मैन परफॉर्म 120 जूल इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। तो 120 जूल काम कर रहा है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, कितना है टाइम 6 सेकेंड, और ये वर्क कर रहा है इतना, तो आपको पूछा गया पावर, आपको पता P इक्वल टू W अपन T होता है, तो 120 अपन 6 20 वाट, तो आंसर कितना होगा P इक्वल टू 20 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट होता है वाट, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलते फिर हम लोग 13 के बाद 14 लेके, 14 क्या दे रखा है क्वेश्चन समझते हैं। 2 person do the same amount of work, the first person does in 10 seconds, other did 20 seconds, find the ratio of power used by the first person to that of the second person। देखिए दो आदमी है, सेम काम कर रहा है, एक आदमी A है मान लेते हैं, एक आदमी B है, दोनों W काम करता है, मान लीजिए ये भी W ये भी W कर रहा है ना। एक टाइम की बात करें, ये वर्क का रेशियो और ये टाइम बताते हैं। टाइम जो ले रहा है, ये पहला वाला टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, दूसरा 20 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड ले रहा है, ये 20 सेकेंड ले रहा है। पूछा क्या दोनों का पावर, तो पावर पहला निकाल लीजिए, P1 होगा आपको W/10 और P2 होगा आपको W/20। रेशियो निकालना P1/P2 का, बात समझ रहे हैं। तो P1/P2 कितना होगा, W/10 अपन W/20 इक्वल टू W/10 इंटू 20/W, क्योंकि देखिए ये नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, कटेगा, तो ये 2:1 आएगा, मतलब P1 रेशियो P2 विल बी 2:1, मतलब एक दोनों के काम करने का जो क्षमता होगा वो दुगुना होगा और इसका
पहला मतलब ये होगा, इसका दोगुना क्षमता इससे है ना P1 का, तो ये मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते फिर नेक्स्ट में देखिए। ओके तो देखिए हम लोग 15 में सॉल्व कर रहे हैं। 15 में क्या सवाल दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 40 वाट इन 40 सेकेंड। तो आपको पता है क्या कि पावर दे रखा है 40 वाट और टाइम दे रखा है 40 सेकेंड, है ना, ठीक है। ओके तो आपको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, W पर T, W इक्वल टू दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, W इक्वल टू P इंटू T, मतलब 40 इंटू 40 मतलब 1600 जूल, ये आंसर होगा। चलते फिर लोग 16 क्वेश्चन देखिए। 16 में क्या देखा क्वेश्चन, 100 watt electric bulb used for 5 hours, how much energy consumed by the bulb। ठीक, तो पावर दे रखा कितना है 100 वाट और कितने टाइम तक जला 5 आवर्स। अब देखिए आवर्स दे रखा है तो इसको बदलना हमको सेकेंड में, क्योंकि हमको टाइम के लिए क्या बोलते हैं ऐसा यूज सेकेंड लेते हैं। तो सेकेंड कैसे 5 इंटू 60, ये तो मिनट निकलेगा, फिर करेंगे 60 से, ये हो गया सेकेंड। तो अब निकाल लीजिए आप कितना वर्क, वर्क होगा P इंटू T, तो वो 100 इंटू टाइम, टाइम ये रखेंगे 5 इंटू 60 इंटू 60, तो कितना हुआ 18 18 आएगा आपको 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 6 होगा ना। देखिए कैसे 1 के बाद पॉइंट रखिए ना, तो 8 तक काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा, ये आपका आंसर मिलेगा। तो अब आंसर आप लोग का एग्जैक्ट मिलेगा जो मिलाना है ना, क्योंकि अभी ओके। तो देखिए ये तो ठीक है, आप इस मेथड निकाले, ठीक है, ये हो गया आपको इतना आंसर। या एक बात आपको और पता है कि किलोवाट आवर वगैरह निकालना है, ठीक है। देखिए एक चीज समझिए आप, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। आप या तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए जूल में। अब किलोवाट आवर में ही करना है तो पावर को आप किलोवाट निकाल लीजिए, ये वाट में तो किलोवाट बना लीजिए, टाइम जो है फिर आवर में चलेगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं क्या, हाँ, पावर को आप काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पावर को आप निकालना चाहें तो 100 वाट है इक्वल टू कितना होगा 100 बाय 1000, मतलब 0.1 किलोवाट, है ना। और टाइम को आप निकाल लीजिए, यहाँ पे टाइम होगा आपको 5 आवर, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हैं पावर, ये वर्क इक्वल टू P इंटू T, मतलब 0.1 इंटू 5, तो 0.5 किलोवाट आवर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें आ जाए कन्वर्ट। तो आप ये रखिए एक ही बात है ना, आंसर आपको मिलाना है तो ठीक है, ये आप फॉलो कर लीजिए, दोनों को किलोवाट रख लीजिए ना, अदरवाइज आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है, और ये भी सही है। ओके हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे 17। देखिए 17 क्या दे रखा सवाल, 1000 watt heater used for 1 hour every day and for 30 days। देखिए हीटर जो है ना यूज किया गया 1000 वाट का है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए किलोवाट में, तो 10 किलोवाट या 1 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट हीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा रखा कि 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर, और डेली यूज होता है। अब पूछा गया है यहाँ पे कि 30 दिन में, 30 दिन तक हुआ, डे कितना है 30 डे। अब आगे पूछा गया कि 3 रुपया पर यूनिट इसका रेट है पर यूनिट,
तो बताइए कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले आप एनर्जी निकालिए। एनर्जी जब भी देखिए आपको यूनिट दिया हुआ ना, आप किलो वाट में याद रखिएगा, निकालिएगा ना, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है तो हमको इसको किलोवाट में निकालना पड़ेगा। तो देखिए डेली 1 घंटा चलता है, 30 दिन कितना घंटा चलेगा, 30 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 इंटू 1 इक्वल टू 30 आवर। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वर्क कितना होगा, P इंटू टी, मतलब 1 इंटू 1000 ही था ना वाट हीटर का। ओके, तो 1 इंटू 30 आवर, मतलब यहाँ हो गया 30 यूनिट या 30 किलोवाट आवर। अब 1 यूनिट का लगता है 3 रुपया, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा 30 यूनिट का। कॉस्ट इक्वल टू होता है एनर्जी इंटू टाइम रेट, ठीक है। तो एनर्जी कितना यूज हुआ यहाँ पे 30 और रेट कितना हुआ 3 रुपया पर, तो आप मल्टीप्लाई करके ले लीजिए 90 रुपीज, ठीक आंसर होगा। ठीक है, तो ये 90 रुपीज आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल बना सकते हैं। जब भी आपको देखिए रुपीज दिया रहेगा ना, आप इसको किलोवाट आवर में बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रुपीज पर यूनिट जो है किलोवाट आवर की बात कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो हम लोग अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव, तो एक्सरसाइज में हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पिक द करेक्ट ऑप्शन। द वर्क डन बाय द वेट ऑफ 1 kg मास व्हाइल इट मूव अप थ्रू 1 मीटर। तो सीधे बात आपको पता है कि 1 kg के मास को 1 मीटर ऊपर उठा गया तो वर्क डन कितना हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो वर्क डन बाय द वेट, इसके वेट के द्वारा पूछा गया, तो वेट क्या होगा, देखिए वेट तो ऊपर जा रहा है ना, इसको हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मेरा काम पॉजिटिव, इसका काम नेगेटिव, काउंट होगा, तो क्या होगा mgh। यहाँ पे जो हाइट है वो भी क्या 1 मीटर है, तो वर्क mgh नेगेटिव में, हाँ, तो 1 इंटू माइनस 9.8 h 1 मीटर ले लीजिए, तो माइनस का 9.8 मीटर जूल होगा आंसर, ठीक है। सेकेंड का क्वेश्चन देखिए क्या, सेकेंड में a force of 10 Newton act on a body toward the rest. Work done by the force while the body moves through 1 meter in the east-north direction midway between east and north each. Okay. तो एक फोर्स बॉडी पे लगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ना। ओके, 10 न्यूटन फोर्स काम कर बॉडी पे है ना। A force of 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट। इस पे ना ईस्ट की ओर फोर्स लगा, किधर लगा फोर्स, इधर ईस्ट की ओर फोर्स लगा, लेकिन बॉडी जो मूव किया, द वर्क डन बाय द बॉडी, ओके, बॉडी मूव थ्रू 1 मीटर इन द ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ के बीच में ऐसे चला बॉडी। एंगल कितना होता है ये दोनों के बीच 45 की, टोटल एंगल 90, इसके बीच में 45, तो हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए है ना, अब बात करें यहाँ पे कि ये चला 1 मीटर, समझिए ये चला 1 मीटर और फोर्स कितना लगा इस पे 10 न्यूटन का। तो पूछा कि वर्क कितना हुआ। हम क्या बोलेंगे, जब भी आपको वर्क निकालना हो ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखिए, एफ एस कॉस थीटा लगाना हो तो एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 10, एस दिया 1, कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा कितना, कॉस 45 कितना होगा 1/√2, तो ये आपको 10/√2 आएगा। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 5, मतलब 5/2 आएगा, ये आंसर होगा। तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी जूल में आएगा, हाँ 10/√2 लाइए आप, या 10/√2 लिखिए या फिर क्या 5/√2, एक ही 5/√2 एक ही बात हुआ है, दोनों एक ही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास,
बी 10/√2 है, बी हो जाए आपका। ठीक है, तो चलते हम लोग फिर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या देखिए, तो कैसे ही लेगा। चलो ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड में। थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, when a stone is tied to a string is wheeled in a circle, the work done on it by the string is what? अच्छा एक बात समझिए हमको, जब किसी हम स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में धागा में बांध के किसी पत्थर को घुमाते हैं चारों ओर, ऐसे करके मान लीजिए चारों ओर घूम रहा है, तो क्या पूछा गया है कि तो वर्क डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के द्वारा इस पे जो काम होगा कितना होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, सोच के बताइए। देखिए स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये अंदर जाने की। जीरो भी तो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चलेगा इधर, ये यहाँ पे और खींचेगा इधर, तो क्या होगा यहाँ पे 90 बनेगा तो जीरो होगा। yes, तो आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। ऑप्शन सी होना चाहिए ना। क्या चाहिए प्रॉब्लम इसमें, तो याद रखना हमेशा जो हम बना रहे हैं ना सवाल को, तो दोनों चीज देखा करो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एंगल दोनों बीच में कितना है, ये सब चीज ध्यान रखा करो है ना, तभी तो सवाल बनेगा, नहीं तो ऑप्शन तो नेगेटिव मार्क आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो 4 में क्या है क्वेश्चन देखो, 4 में अ मैन विथ अ बॉक्स ऑन इट हेड इज क्लाइंबिंग अप लैडर, तो वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स इज। अब क्या हुआ कि एक आदमी है अपने सर पे क्या रखा है, बॉक्स, और एक सीढ़ी पे चल रहा है, तो आदमी जो है किस पे, द मैन, द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स, आदमी जो है बॉक्स पे कितना काम किया, बात ऑन द। अच्छा आदमी जो बॉक्स पे कितना काम करेगा एक जगह, ठीक है देखो आदमी जो है, ठीक है एक आदमी है, अच्छा जब देखो हॉरिजॉन्टल पे आदमी चलता है ना तो वर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि ये नीचे और ये इधर वर्क जीरो होता है, लेकिन आदमी क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है ये, ठीक है ऊपर सीढ़ी पे चल रहा है, सीढ़ी पे चलने के टाइम में क्या कर रहा है ये, ठीक है तो ये कुछ हाइट भी चलेगा ना, कुछ हाइट भी चल रहा है, ये हाइट, ठीक है, और इस पे कुछ mg भी आ रहा है ना, मतलब इसका कुछ बॉक्स का मास भी है नीचे, mg लग रहा है ना, और आदमी जो है इसको ऊपर लगा रहा है, वेट है ना आदमी, अच्छा देखो नीचे बॉक्स mg नीचे लगा रहा है और आदमी इस पे ऊपर लगाएगा फोर्स, हाँ नीचे वाला मेहनत, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, आदमी ऊपर भी चल रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो आदमी जो काम करेगा बॉक्स पे पॉजिटिव होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कॉस जीरो हो जाएगा, जी1, तो कॉस जीरो अगर 1 हो गया तो काम जो है पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वर्क डन बाय मैन विल बी पॉजिटिव, तब ये हो जाएगा। तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा ना, 4 का ए। 5 में क्या क्वेश्चन, 5 में क्या, ए पोर्टर विथ अ सूटकेस on his head climbing up a flight on a stair with uniform speed. The work done by the weight of the suitcase on the The work done by the weight of the suitcase on the suitcase is. तो देखो सूटकेस के द्वारा काम कितना होगा ये पूछा गया। अभी जो कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को नीचे लगाएगा फोर्स हमेशा, ठीक है, और वो जा रहा है ऊपर, तो वो काम कितना करेगा, ऑब्जेक्ट कितना काम करेगा, जीरो, नेगेटिव काम करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो दोनों के बीच में एंगल देखो ना, अभी बता रहे थे कि आदमी सीढ़ी पे चल रहा है ना, आदमी सीढ़ी पे चल रहा है, लेकिन ये वेट जो है, वेट तो नीचे फोर्स लगाएगा और ये चढ़ ऊपर रहा है आदमी के द्वारा, दोनों के बीच का एंगल कितना 180, ये ऊपर ये नीचे, तो जब भी हम डायरेक्शन अपोजिट होता है एंगल नेगेटिव हो जाता है, तो -1 हो जाता है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा नेगेटिव होना चाहिए ना, तो वर्क विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब हाँ बहुत किस होगा, पॉजिटिव दोनों हो सकता है थोड़े। अच्छा एक बात समझो, वर्क जो होगा आदमी जो करेगा ना इस सूटकेस पे वो पॉजिटिव करेगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट पे जो करेगा ना काम पॉजिटिव करेगा, क्यों, आदमी फोर्स ऊपर लगाएगा तो जाएगा भी ऊपर,
तो पॉजिटिव, और इसका काम पूछा गया ऑब्जेक्ट का काम है ना, तो ऑब्जेक्ट नीचे फोर्स करेगा और जहां ऊपर है आदमी के साथ, इसका काम नेगेटिव। आता है समझ में? ओके, ये कटाना है तो वो काफी है। ओके नेक्स्ट 6 में तो वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एज अ बॉडी रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन इट हैज टैप। अच्छा, एक बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोल्स करेगा, लो ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ये होता है ना, इस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है ना, नीचे आ रहा है। अब ये बॉडी नीचे आ रहा है, क्या बॉल है, कैसे मान लो नीचे आ रहा है, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, कैनेटिक की या बहुत, कैनेटिक एंड पोटेंशियल बहुत, दोनों होगा, क्योंकि हाइट पे भी था अभी और नीचे भी स्पीड भी इसके पास, तो मोशन भी है और हाइट भी है, तो बहुत पी एन के, इट हैज बोथ टाइप ऑफ एनर्जी, पी एन के। नेक्स्ट हम बताएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मिनिमम। तो 7 नंबर भूल गया, 7 का हमको बताना था। 7 में क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास ओनली, ऑफ इट्स स्पीड ओनली, मास एज वेल एज स्पीड, नाइदर ऑन मास नॉर ऑन स्पीड। देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम पर होता है, इसमें मास और वेलोसिटी दोनों होता है, दोनों डिपेंड करेगा, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी, है ना, इट विल डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी बोथ। 8 की बात करें तो 8 में, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मिनिमम। तो किस केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा इसमें, है ना, ये पूछा गया। तो अब देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो स्प्रिंग को हम खींचते हैं ना या फिर कंप्रेस करते हैं, तो दोनों में उसमें एनर्जी आता है, कंप्रेस करने में भी और खींचने में भी। तो तुम ये बताओ कि खींचने में क्या होता है, उसके पास एनर्जी आता है, कंप्रेस करने में भी उसमें एनर्जी आता है। तो कंप्रेस करने पे वो कितना कंप्रेस हो, तुम कंप्रेस कर पाओगे ज्यादा या खींच पाओगे उसको ज्यादा, स्प्रिंग को कंप्रेस ज्यादा कर पाओगे, किसी स्प्रिंग को हम खींच पाएंगे ज्यादा, ये कंप्रेस कर पाएंगे, कंप्रेस तो नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा कम ही हो पाएगा, ठीक है। देखो जैसे हम ये बात बताते हैं, ये स्प्रिंग है, अगर तुम उसको कंप्रेस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, खींचने में यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। हाँ, तो जब तो पूछा गया है कि मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब कंप्रेस हो या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में, कौन सा फॉर्म है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी है, when it is natural length, when it is a natural length at keep at a height at above the ground। तो इसमें नेचुरल लेंथ भी है, नेचुरल लेंथ भी है इसमें। नेचुरल लेंथ में क्या हुआ, सेम हाइट, इसमें कोई एनर्जी नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं है, खींचा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा रहेगा ना। अच्छा, इसका kx² होता है, ठीक है। एक्चुअली हम बात करें तो इसका जो फोर्स लगता है इसमें kx² लगता है, ठीक है। मतलब जो फोर्स होगा, सॉरी, इसका जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। मतलब क्या हुआ कि इस पे जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना, तो फोर्स भी बढ़ेगा इसका। इसको तो जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे ना, ये उतना इस पे क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है और F इक्वल टू होता है kx इज स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे कि अब देखो नेचुरल लेंथ में x 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये फोर्स 0 और फोर्स 0 हो गया तो वर्क कहाँ, वर्क 0, तो मिनिमम वर्क होगा। तो आंसर होना चाहिए क्या, नेचुरल लेंथ है ना, तो मैच करा लो आंसर। ये तक हो गया था ना, ठीक है। 9 में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, देखो, a particle of mass 100 ग्राम moves at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड, its kinetic energy is। एक बॉडी है, ये पार्टिकल है 100 ग्राम का, ठीक है, और स्पीड मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले हम क्या बोले, मास लेना है ऐसा यूनिट में, 100 ग्राम मतलब केजी में ले लो, 100 by 1000 इक्वल टू 1/10 केजी मास, और वेलोसिटी क्या, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा,
हाफ एम बी स्क्वायर 1/10 इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1/20 कितना होता है? पॉइंट में निकाला है क्या? हाँ पॉइंट में आएगा तो 0.05 ये हुआ ना। ओके तो जूल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ छोड़ देगा। तो 10 को हम देख लीजिए, 10 में क्या क्वेश्चन, a ball throw upward from a point A, it reaches to a highest point B and return। ठीक है, एक बॉल है, इसको फेंका गया पॉइंट ए से और पहुंचा ये मैक्सिमम हाइट बी पे, फिर यहां से रिटर्न हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये सही है क्या? ए पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही बी पे होगा, इज पॉसिबल? ट्रू? नो, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा ना। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, गलत है ये भी। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ तो जीरो नहीं होगा, mgh होगा। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये भी गलत है। पोटेंशियल जो होगा बी पे वही काइनेटिक बी पे कैसे हो सकता है? यहाँ पे काइनेटिक जीरो होगा। तीसरा, ये चौथा ऑप्शन ही तो ये सही होगा लास्ट में, तो देख लेते क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी पे जो पी होगा, बात सही है, mgh के बराबर होगा, और यहाँ पे काइनेटिक होगा ए पे, काइनेटिक एट ए बराबर होगा, यहाँ भी mgh तो कुछ भी हो सकता है, हम बात करेंगे, तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर होगा। तो ये हम प्रूव भी किए थे, है ना, तो यहाँ जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो दोनों पे, यहाँ पे के और यहाँ पे पी दोनों बराबर होगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। तो आगे दे रखा है 11th में। अच्छा देखिए, आप लोग को अगर ये बात लग रहा है कैसे हुआ नहीं हुआ, तो आप लोग जो है एक क्या कीजिए कि इसका जो वीडियो बना हुआ है ना, नवनीत प्रेम या NSL पॉइंट जाके आप सर्च मारिए यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा, इसका डेरिवेशन सब किया हुआ है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पार्ट 3 में होगा आई थिंक, तो उसमें आपको इसका मिल जाएगा पूरा डिटेल, तो उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखते नहीं वीडियो, तो कमेंट ज्यादा करते सही आया कैसे, है ना, तो हम कमेंट पे कैसे बता सकते हैं सबको, है ना, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए ना पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। चलिए हम लोग चलते फिर नेक्स्ट 10th के बाद 11th, है ना। इलेवेंथ क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ मास 2 kg each drop from a height 1 meter, its kinetic energy as it is raised from the ground each। देखिए 2 kg का बॉडी है और 1 मीटर से ड्रॉप किया गया, 2 kg का बॉडी और 1 मीटर से ड्रॉप किया गया, 1 मीटर मतलब ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पे जो के होगा या पी होगा, यहाँ जो पी होगा वही तो यहाँ के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ क्या होगा, पी बताइए, mgh कितना होगा, 20 जूल, 20 जूल होगा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, वो 20 जूल सेम होगा। या इसको आप अगर 9.8 लीजिएगा ना तो क्या होगा आपको 19.6, है ना, तो ये आपको अगर जी का वैल्यू होगा 9.8 लेते हैं ना, तो mgh कीजिए 9.6 के बराबर है ना जूल, तो वही होगा जो यहाँ है वही यहाँ पे होगा, है ना, सॉरी 19.6 होगा, ओके। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ए 19.6 जूल, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एनर्जी जूल में होता है ना, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 क्वेश्चन दे रखा है, 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम क्लिफ, एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल व्हाट। अच्छा एक बात देखिए, 2 अनइक्वल मास है ना, 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास, ये अनइक्वल मास और ड्रॉप कहां से हुआ, एक क्लिफ से ना, इसका मास m ले लीजिए m1, इसका मास m2, अलग अलग मास है, यहां से गिरा, दोनों के पास क्या होगा, ठीक है, इक्वल, दोनों में क्या होगा, क्या इक्वल हो सकते दोनों में, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा इसमें, नहीं, मास अलग अलग है ना, एक्सेलरेशन इक्वल होगा ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होता है सबके लिए, इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, है ना, इसी तो ये इसी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, बात समझ रहे ना, तो दोनों का जी बराबर होगा। 13 की बात करें तो हम, when the speed of a particle is double, its kinetic energy will be, क्या हो जाएगा, स्पीड डबल kinetic energy 4 टाइम, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है के,
और ये डबल हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब के ही 4 हो जाएगा। 14 में देखते हैं, 14 में क्या दे रखा देखिए, when the speed of a particle is double, अच्छा सॉरी 14 हम बना चुके हैं क्या, अच्छा 14, when the speed of particle is double the ratio of its kinetic energy and its momentum क्या होगा। अच्छा देखिए, when the speed of a particle is double, अब बात समझिए, स्पीड को डबल किया गया, पहले v था, अब क्या हुआ 2v हो गया ना, पहले v था अब 2v हो गया, डबल हो गया, ठीक है। then the ratio of kinetic energy to its momentum, तो kinetic energy और momentum क्या रिलेशन होगा। अच्छा ये बताइए आपको kinetic energy, और ये समझ में आ रहा है आपको kinetic energy किसका लेना है और momentum किसका लेना है, क्या लेना बताइए। आपको ये बात पता होगा kinetic energy होता है v²/2m, ठीक है। ये तो अब सीधी सी बात हम बात करें तो v डबल हो गया है, ठीक है, पहले v था अब 2v हो गया। तो हमको क्या करना है कि दोनों में रिलेशन निकालना है, मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में, दोनों में क्या होगा। तो अच्छा एक बात समझिए आप, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की जो बात कर रहे हैं ना, पहले v था इसका वेलोसिटी, अब 2v हो गया, तो इससे आप काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा या इससे काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा। काइनेटिक एनर्जी किससे निकालना आपको, इससे या इससे, v से। सोचिए काइनेटिक एनर्जी v से निकालेगा तो ये हाफ एम बी स्क्वायर निकलेगा, और इससे मोमेंटम निकालिएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा। नहीं हम वो नहीं कह रहे, देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं फिर बात को समझते हैं। तो ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि ओके, when the speed of a particle is double, स्पीड डबल हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो अगर स्पीड डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम होगा, चलिए मान लीजिए 4 टाइम हो जाएगा, और मोमेंटम कितना होगा 2 टाइम हो जाएगा, मोमेंटम 2 गुना हो जाएगा सीधे, क्योंकि वो टाइम भी होता है। इन दोनों का रेशियो क्या पूछा है, हाँ मतलब क्या हुआ कि ओके, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रेशियो क्या होगा इसका 2:1 है ना, तो ये 2:1 होना चाहिए। ठीक है, ये मोमेंटम और के का रेशियो हो जाएगा। ये बात समझ आए सबको। यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 4 टाइम हो जाएगा पहले वाला से, क्योंकि इसका वेलोसिटी 2 गुना हो गया है, और मोमेंटम क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना ऐसा। और ये 2 गुना हो गया तो क्या होगा 2 टाइम हो जाएगा, सीधी बात, कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे मोमेंटम होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² होता है, तो ये रिजल्ट आएगा। बात समझ रहे ना। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, कि अपन के पास आपको निकल जाएगा, है ना, सीधे बात। तो आप इन दोनों का रेशियो निकालिए, क्या होगा यहाँ पे देखिए, p/k होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं p/k, सॉरी k/p, के ऊपर रखिए p नीचे, तो ये निकलेगा आपको v²/b, कट के आएगा आपको v/1, तो v का वैल्यू 2 हो गया था ना, तो 2/1 हो जाएगा आपको, देखिए तब भी आपको निकल जाएगा k/2:1, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आगे हम बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास 15। में क्वेश्चन दे रखा है क्या, यूनिट ऑफ पावर वाट, सबको पता है ना, तो 15 में तो ये बात तुम लोगों को पता है, और 16 में पता है। नेक्स्ट देखो, द पर्सन इज डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स। ये जो काम करता है ना ये 500 जूल काम कर रहा है, कितने टाइम में 10 मिनट में। और बी की अगर बात करें तो ठीक है 600 कर रहा है 20 मिनट में, 600 जूल 20 मिनट में ना, ठीक है, सही बात है। तो पावर ऑफ 1 and 2 निकाल लेते हैं। P1 कितना होगा, P1 होगा
500 अपॉन 10 मिनट ही रख लो, मिनट में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, दोनों का मिनट ही ले रहे हैं। तो 50 वाट मतलब 50 आएगा, और P2 निकालो 30 आ रहा है ना। तो देखो दोनों को हम मिनट में कंपेयर करने के लिए निकाले, दोनों को मिनट में निकाल दिए, अदरवाइज पावर पूछता ना तो हमको यहाँ पे सेकंड बनाना पड़ता है, ठीक है। बस हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हो गया यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2, दिस इज द आंसर। तो पहला का पावर ज्यादा है, दूसरा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लगते हैं अभी, है ना। इसके बाद आगे दूसरे